बोलते हैं साहब, तो तेरे क्या है इनका? वो बोले कि माँ दादा जो काल पड़े, यानी हमारा साथी भाई है। मुश्किलें तो आएंगी, हौसलों से रिश्ता रख, मंजिलों को पाना है, रास्तों से रिश्ता रख। इस तरह जमाने में पढ़े लिखे आगे बढ़े, शिक्षा से पूरे होंगे अपने अरमान। छू लो आसमान, छू लो आसमान, छू लो आसमान, छू लो आसमान। जय जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे नए एपिसोड में। और आज हमारे बीच जो मेहमान आने वाले हैं, उन्हें परिचय की तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि वे शिक्षक रह चुके हैं और वे संगीतकार भी हैं, और साथ ही साथ वे अपने कार्यकाल में हमारे जो पहली और दूसरी के कक्षा के बच्चे हैं, उन्हें जो पाठ्यक्रम वहाँ पे पढ़ाया जाता है, उसमें उन्होंने हल्बी और गोंडी जो यहाँ की लोकल भाषा है, उसे ऐड करने में भी उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो आज हम जानेंगे कि उन्होंने ये जो सफलता प्राप्त की है, उसमें क्या क्या कठिनाई आई और उन्होंने कैसे ये सफलता को प्राप्त किया। तो आइए चलिए जानते हैं कि कैसे उन्होंने ये सारे कामों को किया। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतीश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दंतेवाड़ा ऑन एयर। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था हमारे बीच जो मेहमान है सिकंदर खान सर जी की, जिन्हें हम दादा जोकाल नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे यहाँ दंतेवाड़ा क्षेत्र में रह के काफ़ी अच्छे अच्छे कामों को किया है। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले ये कि आपका यहाँ दंतेवाड़ा क्षेत्र में कितने सालों तक के आप यहाँ रहे हैं और आपकी जो शिक्षा है वो आपने कहाँ से प्राप्त की है सर? जी, मेरी कहानी बहुत बड़ी है, मगर मैं यहाँ दंतेवाड़ा में करीब 23 साल से हूँ। 23 साल से? जी, 23 साल से हूँ। अच्छा। सबसे पहले तो मैं भोपालपट्टनम में रहा। हाँ। मेरा जन्म स्थान वैसे कोंटा है। अच्छा। 2 अक्टूबर 1954 को एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में मेरा जन्म हुआ। अच्छा। कोंटा में जी, जो अविभाजित बस्तर जिले में आता था, मगर अभी सुकमा जिले में पड़ता है वो। जी। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ। उसके बाद मैंने गोंडी हल्बी उधरी से सीखी है। जी। उसके बाद मेरे आने का सिलसिला आप पूछ रहे हैं, तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ, दंतेवाड़ा से। जी। दंतेवाड़ा में प्रथम आया। हाँ। तो यहाँ मैं गोंडी हल्बी, तेलुगु, दोरली, इन सभी भाषाओं बोलियों का मैं जानकार रहा। अच्छा। इसीलिए मुझे साक्षरता अभियान शुरू हुआ था तो 2000 में। जी। पहला जिला बना था यहाँ। हाँ। दंतेवाड़ा जिला, तब मुझे आमंत्रित किया गया था। उस वक्त कलेक्टर पेंकरा साहब थे। अच्छा। वे भोपालपट्टनम आए थे मेरे लिए। जी। उन्होंने कहा मुझे कि भाई दादा, आपकी ज़रूरत है दंतेवाड़ा ज़िले में। मैंने सुना है कि भाई आप गोंडी हल्बी, तेलुगु, दोरली के जानकार हैं। तब वहाँ भोपालपट्टनम एक बीओ हुआ करते थे, जांगड़े सर। अच्छा। उन्होंने मेरी तारीफ़ की थी अपने पेंकरा साहब से। तो उन्होंने मुझे लेने के लिए वो खुद आए थे भोपालपट्टनम। जी। तो बोले कि दादा आपकी आवश्यकता है दंतेवाड़ा में। हाँ। आपको आना है। जी। तो मैंने कहा सर नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मेरे को यहाँ खेती बाड़ी वगैरह काम है। मेरा ज़मीन जायदाद वहाँ मद्देड़ में है। उन्होंने मुझे यहाँ लेके आया। लेके आने के बाद मैं यहाँ सर्वप्रथम समन्वयक के रूप में आया। हाँ। जिला समन्वयक के रूप में मानदेय संविदा में आया था। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ 1 साल बाद ही। मैं परियोजना निदेशक के रूप में यहाँ रहा। अच्छा। तो मैंने उस समय, क्योंकि मैं गोंडी हल्बी, तेलुगु, दोरली का जानकार रहा। हाँ। वहाँ साक्षरता वाले मेरे पास आए, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। जी। देने के बाद हम विचार विमर्श किए, क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें जो असाक्षर हैं उनके लिए पुस्तक बनाएं, ताकि वे आसानी से पढ़ें। तो उस अनुभव का लाभ लेते हुए मैंने गीत लिखे असाक्षर लोगों के लिए। हाँ। गोंडी में लिखा। जी। नानोली भैया वे नाने भैया पाट पार न दे भाई, पाट पार और मनाल पोढ़े माए नट भाई। यानी गीत गाते गाते हम पढ़ाई करें। हल्बी वालों के लिए लिखा, जो दादा पढ़ुक जावा, जो दीदी पढ़ुक जावा, पढ़ ले आम के ज्ञान मेरे दे जुग अक्कल बढ़े। ये लिखा मैं। जी। उसके बाद मैंने पुस्तकें लिखी। कई पुस्तक तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए लिखी। अच्छा। ये सब देखते हुए हमें साक्षरता उसके बाद पिस्दा साहब आए, कलेक्टर पिस्दा साहब आए, और मेरे साथ में मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहा। हमारी आदरणीय मोहंती मैडम, वे सचिव रही। हम लोग मिल के बहुत काम किए यहाँ। जी। पुस्तकें लिखी, मैंने गीत लिखे, उसका अच्छा रिस्पांस मिला। यह सब देख के मुझे राज्य शासन की ओर से
सर्व शिक्षा अभियान कोर से एपीसी में लिया गया मुझे, फिर सहायक परियोजना समन्वयक के रूप में। तो उसके बाद मैंने बच्चों की शिक्षा के लिए लिखी। मुझे आमंत्रित किया गया था, कहाँ, राज्य कार्यालय रायपुर। अच्छा। तो वहाँ एक बड़ी बैठक हुई, शिक्षा सचिव भी आए थे जी। उनसे विचार विमर्श हुआ कि बोले दादा आपने तो गीत लिखे हैं असाक्षरों के लिए, पौर शिक्षार्थियों के लिए, अब बच्चों की शिक्षा पे कुछ काम कीजिए। मैंने कहा बिल्कुल सर, करनी है हमें बच्चों की शिक्षा। मैंने भी सलाह दिया, सर बच्चों की शिक्षा पे काम करने से हमको एक तो बोली भाषा का संरक्षण होगा जी, दूसरी चीज़ होगी कि ये सिलेबस स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, पाठ्यक्रम पढ़ाई जाएगी। ये पाठ्यक्रम पढ़ाने से ना सिर्फ माँ बाप साक्षरता से जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, माँ बाप साक्षरता से जुड़ रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ परीक्षा भी दे रहे हैं। असाक्षरों के लिए परीक्षा भी होती थी उस समय। तो वे भी शिक्षा का महत्व समझने लगे, माता पिता भी। शिक्षा का महत्व समझने से जब एक अनपढ़ आदमी भी शिक्षा का महत्व समझता है तो बच्चों को प्रेरित करता है, प्रभावित करता है, जिसका अच्छा परिणाम मिलता है। तो ये बच्चों की शिक्षा से जुड़ने के बाद जो मैंने वर्णमाला चार्ट बनाई और उसके बाद छोटी छोटी पुस्तकें बनाई जी, उसमें मेरे शिक्षक साथियों में भी साथ दिया, शिक्षक साथी भी साथ दिए। ये सब हम लोग मिलके बहुत बढ़िया पाठ्यक्रम तैयार किए। उसके बाद अभी जो हम उसके बाद जो कर रहे हैं, किए हैं, पाठ्य पुस्तक में इसको शामिल भी किया गया। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की पाठ्य पुस्तकों में हमारी लिखी पाठ्यक्रम गोंडी हल्बी में बनी हुई है। अच्छा। अभी भी देख सकते हैं आप स्कूलों में जो बट रही है पुस्तकें पाठ्य पुस्तक की, ये पुस्तकों में 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई हो रही है। अच्छा। हमारे यहाँ चल रही है, जिसका अच्छा परिणाम मिल रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, साथ साथ अभिभावक भी पढ़ रहे हैं, लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि ये पढ़ाई ये सिर्फ हमारे बस्तर संभाग के लिए है, ये पूरा छत्तीसगढ़ के लिए। बस्तर संभाग के लिए तो गोंडी हल्बी है। हाँ। किंतु छत्तीसगढ़ शासन ने ये किया है अच्छी बात, कुड़ुक में भी है, सरगुजिया में भी है। अच्छा। 1 से 5वीं तक के सिलेबस जो है ना, हर जिले स्थानीय भाषाओं को ऐड किया गया। जी जी। अच्छा। तो इसके लिए तो पहले शुरुआत हम ही ने की थी। अच्छा। जी जी। जिसका परिणाम बहुत अच्छा है, पूरे राज्य में। हाँ, राज्य में भी हो रहा है। गोंडी हल्बी में यहाँ शुरुआत की थी। हाँ। ये रमन सिंह साहब के समय हुई थी। उसके बाद भी कांग्रेस शासन में भी इस पे ध्यान दिया। अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी, उनके सुशासन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और 1 से 5वीं के जो सिलेबस बने हैं उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं ये जो बस्तर पंडुम हो रहा है 2025, जी, इसमें भी भाषा को संरक्षित रखने के लिए नृत्य गीत है, सारी विधाओं को लिया गया है। लेते हुए आज देखिए भाषा बोली, उनके खान पान, रहन सहन, आभूषण, पेय, व्यंजन सभी को शामिल किया गया है। इसका आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत फ़ायदा होगा, अच्छा लाभ मिलेगा, मैं समझता हूँ। जी, मैं आपका जो नाम है, आपके जो असली नाम है जो सिकंदर खान सर जी, इससे पहले मैं आपका दादा जोकाल नाम से ही मैं आपको जान रहा हूँ। और मैं मानता हूँ कि पूरे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सारे लोग आपके इसी नाम से ही वाकिफ़ हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये नाम आपका कैसे पड़ा? जी जी, इसकी बड़ी कहानी है। हाँ, कहानी ये है, मेरे दादाजी RI थे कहाँ, रायपुर में, जगदलपुर में। अच्छा। 30 के दशक में आए थे वे जी। रिटायरमेंट के बाद वे सारे बस्तर का भ्रमण किए। वे भी एक साहित्यकार थे, क्योंकि वे इलाहाबाद के रहने वाले थे। हाँ। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर थे उस जमाने में। अरे जी, अच्छा। तो वो आए थे, बस्तर जिले में आने के बाद उनका भ्रमण हुआ। तो आदिवासी क्षेत्र में भ्रमण जब किए वो जी, तो करने से देखे कि भाई हिंदी और उर्दू में तो सभी लिखते हैं, क्योंकि वे साहित्यकार थे जी। उनकी सोच थी। और उस समय क्या था, उस जमाने में जनजाति जो परिवार थे, हाँ, वे कपड़ों का बहुत अभाव था, भूखमरी थी, कपड़ों का अभाव था जी। 30-40 के दशक में, और बहुत कम कपड़े में जीवन यापन करते थे बेचारे। और उनकी ओर कोई देखता भी नहीं था, कोई उनको तवज्जो भी नहीं देता था। हाँ। तो मेरे दादाजी की सोच ये थी कि हिंदी उर्दू में तो सभी लिखते हैं, क्यों ना इनके लिए कोई लिखे जी। इसकी शुरुआत तो मेरे को ही कुर्बानी देनी होगी जी। तो वे सोचे कि भाई मेरा पोता को मैं ऐसे जगह पढ़ाऊंगा कि इनके लिए भाषा बोली सीखे और इनके लिए लिखे। उन्होंने पूरा क्षेत्र का सर्वे किया। जगरगुंडा एक गांव है। हाँ हाँ। दादा जो का नाम क्यों पड़ा, तो इसके लिए भी कहानी मुझे बतानी होगी ना। जी जी जी, है कि नहीं? जी जरूर। तो इसीलिए मैं पीछे तरफ ले जा रहा हूँ आपको।
हाँ। तो जगरगुंडा का सर्वे किया, पूरे क्षेत्र का सर्वे किया, उन्होंने जगरगुंडा गांव का चयन किया। हाँ। आज देखते हैं आप, भीहड़ है जगरगुंडा, किसी जमाने में तो नक्सलाइट मूवमेंट था, जी। वहाँ कोई जाता आता भी नहीं था। वहाँ मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई। आप सोच के दंग रह जाएंगे। 1959-60 में, 54 मेरा जन्म श्रवण में हुआ जी। उसके बाद वो चाहते तो मुझे कोंटा में पढ़ा सकते थे, जगदलपुर में पढ़ा सकते थे। हाँ। उन्होंने ऐसे गांव का चयन किया और जगरगुंडा बैलगाड़ी से मुझे कोंटा से लेके गए। मेरे दादा का रहना भी वो, निवास भी वो कोंटा में बना लिए। हाँ। मेरी शिक्षा के लिए, देखिए, कोंटा में निवास बनाए और मेरी शिक्षा के लिए जगरगुंडा ले गए। जगरगुंडा जनपद प्राथमिक शाला में मुझे दाखिला दिलाया। गोंडी और हल्बी सीख सके लोग। हाँ, स्थानीय भाषा सीखे और इनके लिए लिखे। अच्छा। हाँ। मेरा पोता इनके लिए लिखे। जी जी। देखिए कैसी सोच थी। हाँ। तो वहाँ जाने के बाद मुझे दाखिला दिया गया जी। वहाँ मैं आदिवासी बच्चों के साथ, गोंडी, हल्बी, तेलुगु, दोरली, सभी भाषा के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। और उर्दू तो मुझे विरासत में मिली थी। हाँ। क्योंकि मैं मुस्लिम रहा जी। मेरे फादर एमए थे उस जमाने में, एमए थे उर्दू में एमए थे। तो उन्होंने फिर बोले मेरे दादाजी से, चमन खान साहब मेरे दादाजी का नाम था, उनसे बोले, अब्बा बोलते हैं हमारे इसमें, अब्बा मैं यहाँ इस जंगल में बच्चे को कैसे पढ़ाऊँगा, इस बच्चे को मैं इस जंगल में कैसे पढ़ाऊँगा, कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीविका का तो साधन चाहिए ना। तो उनके लिए कपड़ा और किराने की दुकान खोल दी उस ज़माने में, खोल दिए। खोलने के बाद मुझे स्कूल में दाखिला दिया गया, उस स्कूल में, जनपद प्राथमिक शाला जगरगुंडा में। उस वक्त पढ़ाने वाले गुरुजी मुझे अभी भी याद है, भरतूराम यादव साहब थे। अच्छा। वो शिक्षक थे जी। और अंग्रेज के ज़माने के गुरुजी थे, वो रिटायरमेंट के करीब पहुँचे थे। 59 की बात मैं कर रहा हूँ, तो तब आखिरी में पहुँचे थे, रिटायरमेंट के करीब में। वो जबलपुर के रहने वाले थे। अच्छा। भरतूराम यादव। उन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी, जब मैं 5वीं तक पढ़ा तो सारा सिलेबस मुझे घोल के पिला दिया गया। इतना ज्ञान दिया उन्होंने कि सारा सिलेबस मुझे घोल के पिला दिया गया। और मैं 5वीं पास होने के बाद 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकता था। इतना ब्रिलियंट था मैं उस ज़माने में। तो फिर तो उसके बाद क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते बच्चों के साथ खेलते खेलते, मैं छोटा था तो उस वक्त मेरी दादी मुझे एक लोरी सुनाया करती थी। लोरी क्या थी, वो बुढ़िया कहीं सुनी थी, 4 पंक्तियाँ सुनी थी, तो वही मुझे सुनाती थी। गीत ये था कि भाई, बीबी मेंढ की री तू तो पानी की रानी, बीबी मेंढ की री तू तो पानी की रानी, अगला नाचे बगला नाचे नाचे बोतल खाना, अगला नाचे बगला नाचे नाचे बोतल खाना, मेम साहब की टोपी नाचे पिलपिल साहब की गाना, बीबी मेंढ की री तू तो पानी की रानी। ये मैं सुनता था, मुझे थपकी लगाकर सुला देती थी। नींद के आगोश में चला जाता था। फिर भी मैं जागता था, फिर पूछता था, दादी मुझे सुना, और आगे की पंक्ति तो बुढ़िया को इतना ही मालूम था, यही सुनाती थी। अच्छा। मैं नींद के आगोश में चला जाता था, मेरे जहन में बस गया था। तो मेरे पड़ोस में एक कांस्टेबल रहते थे, यानी हवलदार थे जी। वे उस ज़माने में नाटक ड्रामा में काम करते थे। जब कभी हमारे गांव जगरगुंडा में नाटक होता था, दुर्गा अष्टमी, गणेश चतुर्थी जी, तो मुझे साथ में ले जाते थे। मेरे फादर को भैया बोलते थे जी। बोलते थे कोई प्रोग्राम होता था तो, बेटा सिकंदर तू आएगा कार्यक्रम में, चल जी। तो मैं भी जाता था। उस ज़माने में पेट्रोमैक्स हुआ करता था, बड़ा बेटा लगा करता था, उसमें प्रोग्राम होता था, मुझे भी बुलाया करते थे, स्टेज में बुलाया करते थे, बोलते थे कुछ सुना। तो मैं दादी की सुनाई हुई यही गीत सुनाता था। अच्छा, यही स्टेज में जी। बीबी मेंढ की री तू तो पानी की रानी, अगला नाचे बगला नाचे नाचे बोतल खाना, मेम साहब की टोपी नाचे पिलपिल साहब की गाना, बीबी मेंढ की री तू तो पानी की रानी। लोग बैठे थे, पब्लिक भी खुश हो जाते थे, तालियां बजाते थे, मुझे प्रोत्साहन मिलता था। कोई एक आना देता था मुझे। एक आना में उस ज़माने में बहुत महत्व था। उस ज़माने में एक आना में जो आजकल 20 रुपये में भागा मिलता है ना, वो एक आने मिलता था। एक अंडे की कीमत जी एक आना हुआ करती थी। आज तो एक अंडा 10 रुपये में विदेशी अंडा नहीं मिलता है, मगर उस ज़माने में एक आने में एक अंडा मिलता था। तो और जो फल होते थे, केला होता था, जाम होता था, देसी फल, पपीता होता था, एक आने में मिलता था। अच्छा, इतना बड़ा महत्व था। मैं खुश हो जाता था, गदगद हो जाता था। उसी ज़माने में क्या हुआ, उस प्रोग्राम में एक आर्टिस्ट थे सलीम साजिद साहब। अच्छा। वे उस भीड़ में बैठे थे।
हाँ डिप्टी रेंजर के रूप में जगरगुंडा आए थे जी। जगरगुंडा आए थे, वहीं वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। और उस जमाने में वे विविध भारती कार्यक्रम के लिए, हवा महल कार्यक्रम के लिए नाटक लिखते थे। अच्छा। इतने ज्ञाता थे वे, इतने जानकार थे, उस महफिल में थे। हाँ पूरा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे मुझे बुलाया, जी। बेटा इधर आ। मैं गया उनके पास। बेटा तुम गोंडी जानते हो? बोले हाँ जानता हूँ। यहीं के हो ना? बोले हाँ यहीं का हूँ। तो एक काम करो, गोंडी में इस गीत को लिख सकते हो क्या, इसी लाइन में? मैं थोड़ा देर सोचा, सोचने के बाद बोला हाँ साहब लिख सकता हूँ। तो ठीक है, तुम लिख के लेके आना। कब लाओगे? सुबह लाऊंगा। कब लाना है पूछा? सुबह। बोल रहे सुबह आ जाना, तुम मेरे पास आ जाना। तो फिर मैं रात भर, कहते हैं ना कलाम साहब का एक चीज़ याद आता है, हाँ। सपने वही जो सोने ना दे। हाँ। यही सोच सोच कर रात भर सोचने के बाद लिखते लिखते रात भर मैंने लिखाई का ही काम किया, सोया नहीं जब तक ये गीत पूरा नहीं हुआ। इसी लाइन में मैं गीत तैयार किया। गीत क्या तैयार किया सुनिएगा आप भी जी। गोंडी में गीत सुनिएगा। लय वही है, गीत के बोल अलग है, हिंदी है, ये गोंडी है। हाँ। पिकी उडारी पुंगर माराम ते पुइत्ता सनो उडारी पुंगर माराम ते पुइत्ता पुंगर पुइत्ता पिटे उत्ता माराम उडाय कौत्ता पुंगर पुइत्ता पिटे उत्ता माराम उडाय कौत्ता निकिन उड़ी नामन पिकी धुकुम धुकुम केत्ता पिकी उडारी पुंगर माराम ते पुइत्ता। इस गीत को लिखा, सुनाया जी। उसके बाद मुझे आकाशवाणी ले गए। आकाशवाणी ले जाने के लिए तैयार किए मुझे। हाँ। मैंने कहा साहब मैं कहाँ फंस गया, मैं सोच रहा था बालमन था। तो बोला नहीं साहब मैं नहीं आऊँगा। तो मेरे फादर को मनाए, इनको बच्चे को मैं ले जाऊँगा। बोले इस गीत को मेरे फादर बोले कि ऐसा ऐसा गीत गाया लिखा है सिकंदर ने, और उसको सलीम साजिद साहब एक हैं आए हैं साहब, ले जाना चाहते हैं। वो अपनी मम्मी को बताए। मेरी दादी के पास मैं गया और मेरी दादी को सुनाया यही गीत गोंडी में जी। दादी आप जो गीत सुनाए थे ना, बीबी मेंढ की रीसी का मैं गोंडी में बनाया। कहाँ बनाया बेटा, कैसा बनाया? वो सुनी। बीबी मेंढ की री तो पानी की रानी, आप सुनाए थे, इसी का मैंने ये गोंडी में किया, सुनिए। बोला ओ पिकी उड़ारी पुंगर माराम ते पुइत्ता सनो उड़ारी पुंगर माराम ते पुइत्ता। बुढ़िया खुश हो गई, मेरा माथे को चूमी, मेरे प्यार दी, मैं गदगद हो गया। बुढ़िया 4 लाइन मुझे हिंदी का सुनाई जी। और मैं उसको गोंडी का बना के दिखाया तो बहुत खुश हो गई बुढ़िया, गदगद हो गई, मुझे सीने से लगा ली बुढ़िया। मुझे आज भी याद है वो दृश्य। तो उसके बाद सलीम साजिद साहब मुझे आकाशवाणी ले गए और वहाँ इस गीत को मैंने सुनाया। ये करीब 65-66 की बात है। उस ज़माने में मुझे एक चेक मिला, उससे मैं गदगद हुआ, प्रोत्साहित हुआ। फिर इसी गीत को मैंने हल्बी में लिखा। हाँ। हमारे जगदलपुर में अभी भी हैं जोगेंद्र जोगी महापात्र जी कहा, उन्होंने कहा कि दादा जी, तब तक मुझे दादा जोकाल का नाम मिल गया था। इसी के बात आपको बता रहा हूँ। हाँ। हाँ, तो इसी गीत को मैंने हल्बी में लिखा, बीबी मेंढ की री को। फिर इसको हल्बी में कैसे लिखा सुनिएगा। लेकी हंसली रे मचो छम छमिया हंसली, लेकी हंसली रे मचो छम छमिया हंसली, पानी का जे नदीली मोचो मन ने बसली, साधु असन में रहले मोचो धिया नसली, लेकी हंसली रे मोचो छम छमिया हंसली, बीबी मेंढ की री तू तो पानी की रानी। और गोंडी में पीकी उड़ारी पुंगर माराम ते पुइत्ता। हल्बी में लेकी हंसली रे मोचो छम छमिया हंसली। फिर इसको तेलुगु में लिखा जी। मेरे दोस्तों ने कहा इसको तेलुगु में भी लिखो, तेलुगु में लिखा। ओ चिन्नदाना मा वीधिलो की रावा, ओ कुर्रदाना मा वीधिलो की रावा, तेलुगु में लिखा। फिर इसको हिंदी में भी लिखा। जब मैं हिंदी में लिखा तो मेरी भी हल्की हल्की दाढ़ी मूंछ आ रही थी। अच्छा। तब मैं युवा मन था। हाँ। विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित हो रहा था। फिर इसको मैंने हिंदी में लिखा। गोरी आ जाना मेरी गलियों में आना, छोरी आ जाना मेरी गलियों में आना, आते जाते राह चलते यूं ही मुस्कुराना, आते जाते राह चलते यूं ही मुस्कुराना, दुनिया की नज़रों से खुद को तुम बचाना, गोरी आ जाना मेरी गलियों में आना, वो चिन्नदाना माँ भी दिलों की रावा, लेकी हंसली रे मुझो छम छमिया हंसली। क्या गोंडी में लिखा था,
फीकी उड़ारी पुंगर माराम ते पुत बीबी मेंढकी तू तो पानी की रानी। अगला नाचे बगला नाचे, नाचे बोतल खाना, मेम साहब की टोपी नाचे, पिलपिल साहब की गाना, बीबी मेंढकी तू तो पानी की रानी। देखिए, बुढ़िया कभी स्कूल नहीं गई थी मेरी दादी जी, मगर उसने ये गीत कहीं सुनी थी और ये गीत 4 पंक्तियां मुझे सुनाई थी। हाँ, उन 4 पंक्तियों से मैं आज शायर बन गया। मेरी दादी वो गीत नहीं सुनाती तो आज मैं शायर होता, शायद नहीं होता। शायद नहीं होते। एक प्रोत्साहन के लिए सलीम साजिद साहब मिल गए मुझे, हाँ, और उनका प्रोत्साहन लोगों ने मुझे प्रेरित किया, उत्साहित किया। आज मैं शायर बना हूँ और गोंडी हल्बी बोली का संरक्षित करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो इतने गीत हुआ, तो ये सब गीतों के वजह से अच्छे प्रोग्राम होते रहे। तो उस ज़माने में एक खासकर मेरा ही प्रोग्राम था, दादा जो कल नाम कैसे पड़ा, इस पे आ रहा हूँ अभी मैं। जी जी। तो मेरे ही गीत, मेरे ही नाटक लिखे हुए सबका, उनके प्रोत्साहन से मैं बहुत बड़ा तो नहीं, मामूली से एक हस्ती बना। अपने आप को समझा मैं भाई उस समय जी, इतना आत्मविश्वास था, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जी। देखिए उनका प्रोत्साहन, हाँ, मेरी दादी की वो प्रेरणा। उसके बाद मेरे ही गीत, एक जगह गांव है उधर पूसवाड़ा गांव, जगरगुंडा क्षेत्र के इधर से आते हैं, दोरनापाल के बीच में पड़ता है पूसवाड़ा गांव। वहीं मेरे ही नाटक, मेरी लिखी नाटक, शिक्षा पे लिखी नाटक और गीत, सब कुछ कॉमेडी, सब कुछ मेरा ही था। तो युवा वो साथी उसमें भाग ले रहे थे, वो भी पेट्रोमैक्स से चल रहा था कार्यक्रम। हाँ, तो इनके लिए लिखता था, तो मैं गोंडी की आदिवासियों के लिए लिखता था, उसी भाषा में लिखता था। मगर लिखित साहित्य जो होती थी ना, वो लिखित साहित्य कोई पढ़ नहीं सकता था, अनपढ़ क्या पढ़ेगा। उनको दृश्य श्राव्य चीजें चाहिए ना, हाँ, देखने और सुनने वाली चीजें। नाटक के माध्यम से मैं कई चीज बोल सकता था, दिखा सकता था, वो जहन में बैठता था। तो उसी किस्म से मैं करने लगा, लिखने लगा, ये करने लगा। और लिखित साहित्य भी मैं तैयार करता था, मगर सिकंदर खान के नाम से लिखता था। किस नाम से लिखता था? सिकंदर खान से। ज़्यादातर हिंदी उर्दू में लिखता था, सिकंदर खान के नाम से लिखता था। गोंडी के भी लिखता था छोटी छोटी रचनाएं, पर उसको कौन पढ़ेगा? पढ़ तो कोई नहीं सकता था, है कि नहीं? अनपढ़ जो पढ़े लिखे लड़के थे तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, मगर अनपढ़ से भी तो नहीं पढ़ सकते थे। इसीलिए फिर मैंने सोचा दृश्य श्राव्य चीज़ें बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो चीज़ें अखबार में, जो पुस्तकों में जो चीज़ें आती थी, उसके वजह से हमारे उस्ताद सलीम साजिद साहब ने कहा, एक वहीं के आदमी को बोला, इनका नाम क्या है? हाँ, आदिवासी लोगों को पूछे कि इनका नाम क्या है जी। तो बोले कोई सिकदार बोलता था मेरे नाम को, सिकंदर खान को। कोई सिकंदर बोलता था, कोई चिकट राज बोलता था, तोड़ मरोड़ के बोलते थे सब जी, क्योंकि उनके ज़बान में आता नहीं था सिकंदर खान नाम। कोई सिकदर, कोई सिकंदर, कोई सिकट राज, इस किस्म से बोलते थे। तो ये साजिद साहब बोले, यार भाई साहब, आप जिनकी लिखते हो यार, वही आपका नाम नहीं जानते, फिर इसका मतलब क्या है? सिकंदर खान कोई नाम नहीं बोल पा रहा है जी, और आप सिकंदर खान के नाम से साहित्य लिख रहे हो, क्या बात है भाई? बोला, मैं बोला सही बात है सर, आप तो सही बोल रहे हैं, फिर क्या करना होगा? मैंने पूछा उनको। तो उतना, और उस समय मैं कहा ना कि भाई दाढ़ी मूछ निकल रहे थे, तो उतना तो दिमाग वाला था नहीं। उस समय के बच्चे आज के तो कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, मोबाइल युग के बच्चे हैं, आज तो बहुत होशियार हैं। तो 20 साल तक मैं तो कुछ नहीं जानता था भाई, हाँ, बुद्धू था निरा जी, ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं था। सिर्फ लिखना पढ़ना तो ये सब कविता गीत ये सब ठीक था जी, बाकी ज्ञान था नहीं। हाँ, तो मैं फिर बोला था, हाँ क्या करना पड़ेगा साहब? उन्होंने कहा, यार हम और लोगों से पूछते हैं। तो और लोगों से उन्होंने पूछा, तो एक बुजुर्ग था वहाँ, करतम भीमा बोल के, मुझे आज भी याद है। उसने पूछा, इनका नाम तो बताओ यार, कोई तो बताओ, इनका नाम क्या है? बोले, हाँ, नाम को क्या बोलते हैं यार दादा? दादा बोलते सिकंदर, क्या बोलते हैं? बोले, मैं बोला नाम को पेद्दर बोलते हैं साहब। पेद्दर क्या है इनका? वो बोले कि माँ दादा जोकाल, यानी हमारा साथी भाई है। दादा का मतलब भाई है, जोकाल का मतलब साथी। अच्छा, हाँ, दादा से पूरे होंगे अपने अरमान, छूलो आसमान, छूलो आसमान, छूलो आसमान, छूलो आसमान।